हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है आदर्श तिवारी और हम यहां पर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। ये कंप्लीट कोर्स है। यहां पर कंप्लीट सीरीज में हम एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, सारी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे और साथ ही में जो अच्छी अच्छी रिफ्रेशर्स होती हैं जैसे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज हम उनको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। तो ये एक ही तरीके से आपको एक ही वे में पूरी कंप्लीट मैथ्स करवा देंगे हम और आप स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में फुल मार्क्स। ठीक है, तो हम कहां तक पहुंच चुके थे? तो हम पहुंच चुके हैं भाई अपने चैप्टर नंबर 1 में। कौन से टॉपिक पे? टॉपिक है अपना प्रूविंग इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। तो क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ये सारी चीजें हम देखेंगे यहां पर। एंड देन हम यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रूविंग इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर्स उनको सॉल्व करने वाले हैं। अब आप लोगों को ये पता ही होगा कि एनसीईआरटी ने जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा खत्म कर दिया, मतलब खत्म ही कर दिया, लगभग बहुत कम कर दिया है। जो चैप्टर 1 है उसका तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते थे, वो यहां पर पूरी तरीके से हट चुका है। और जो 1.4 एक्सरसाइज थी वो भी पूरी तरीके से हट चुकी है। तो भाई सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज का खेल बचा हुआ है यहां पर, तो उनमें ही हमें सारे अच्छे क्वेश्चंस को ढूंढकर आप लोगों के लिए निकालना है। तो वो काम हमारा है, वो हमारे ऊपर छोड़ दो। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको जो लगता है, जहां लगता है, खेलो कूदो आराम करो। क्वेश्चंस का सॉल्व करवाने का सारा काम हमारी जिम्मेदारी पे। जितना हम बोले जा रहे हैं साथ में उतना करते जाओ। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपने पूरी सीरीज हमारी फॉलो करी तो भाई 95 अबव तो पक्के हैं आपके मैथ्स में। ठीक है, और लास्ट टाइम का रिजल्ट देख लेना आप लोग, हमने यहां पर दिखाया भी हुआ है। तो हमारे स्टूडेंट्स के लगभग 100 मार्क्स आए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के, हर के तो नहीं आते ऑब्वियस सी बात है, बट 90 अबव एंड 100 मार्क्स बहुत अच्छे नंबर आए हुए हैं। तो पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो करो। तो सबसे पहला टॉपिक क्या होगा भाई यहां पर? रिविजिटिंग रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो एक रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें हमें यहां पर जाननी बहुत जरूरी है। तो एक छोटी सी ना स्टोरी भी है कि भाई रैशनल नंबर तो लोग जानते थे क्या होता है क्या नहीं होता है। इर्रेशनल नंबर जब डिस्कवर हुए सबसे पहली बार, तब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अगर आपको जानना है तो बड़े ही एनिमेटेड और रोचक ढंग से हमने यहां पर बनाया हुआ है उसके लिए एक वीडियो। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, किसी की मौत से जुड़ी हुई कहानी है वो। तो काफी खूनी सा इतिहास था रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स का, मतलब बेसिकली इर्रेशनल नंबर्स का। अगर आपको वो जानना है तो ये आई बटन है ना, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ऊपर होती है ना, हाँ ठीक है। तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए, उस वीडियो को भी देख कर आइए बढ़िया तरीके से। लेकिन उसके बाद आइए यहाँ पर, हमें ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो आपके मन में यही आएगा कि रैशनल नंबर्स क्या है भाई? नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। भाई कौन से नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है, नंबर्स जिनको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? p अपॉन q के फॉर्म में। और यहां पर क्या बोला है मैंने? p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब ये q नॉट इक्वल टू 0 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्योंकि यहां पर अगर डिनोमिनेटर में आपने 0 रख दिया, क्यों क्यों बोलते हैं हम ऐसा कि क्यों q जो है वो 0 नहीं होगा। क्यों और क्यों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो q जो है वो 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो भैया 0 के कितने टाइम्स भी टेबल पढ़ लो, न्यूमरेटर कुछ भी होगा वो नहीं आ पाएगा। तो डिनोमिनेटर अगर 0 है तो चीजें अनडिफाइंड हो जाएंगी। अब एक क्वेश्चन और आपसे आप लोगों से कि 0 अपॉन 0 जो है, 0 अपॉन 0 जो है वो क्या होता है? वो अनडिफाइंड होता है, तो वो क्यों अनडिफाइंड होता है? क्या इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन पर? जल्दी से बताओ, जिसका आंसर सबसे अच्छा लगेगा उसको वो क्विज वाली सीरीज में हम लोग कंसिडर कर लेंगे। और आपको पता है ना क्विज की भी सीरीज चल रही है, जो मंथ में सबसे ज्यादा आंसर देता है उसको हम गिफ्ट हैम्पर देते हैं। यहां पर भी एक सीरीज में चला लेता हूं आप लोगों के लिए। जो भी क्वेश्चंस मैं यहां पर आप लोगों से करता हूं, कमेंट सेक्शन पर अगर आप उसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन दोगे तो हर मंथ हम एक विनर आप लोगों का यहां पर अनाउंस करेंगे, जिसको स्टेप अप एकेडमी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। ठीक है, चलो। तो p बाय q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स को, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स।
numbers that can be represented in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि भाई रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब अगर कोई नंबर मैं लिख रहा हूं तो 1.234 ऐसा बोल दिया मैंने, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स 2, 3 और 4 के बाद नंबर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो खत्म होने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो जो रैशनल नंबर होता है या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, या फिर अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा मतलब खत्म नहीं हो रहा है, तो खत्म नहीं हो रहा तो क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। मतलब पॉइंट के बाद एक ही नंबर या एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होता जाए तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, वो भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो कैसा बोला मैंने, तो बोला भाई डेसिमल एक्सपेंशन इज either terminating or non-terminating repeating। मतलब एक तो मैंने बोला भाई मान लो 2/5 है, ये किस फॉर्म में है, नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, तो ये p/q के फॉर्म में है, हाँ है, क्यों, क्योंकि यहां पर p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स, इंटीजर होना जरूरी है, और q डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है, तो 0 नहीं है यहां पर। ठीक है, तो भैया ये रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है तो मैंने बोला कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, रिपीटिंग आएगा। तो आपने बोला कि भाई कट करके देखते हैं, तो ये आएगा 0.4, मतलब कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट के बाद ये खत्म हो गया और आगे जाने की जरूरत नहीं है इसको, अब और आगे नहीं जा रहा है, मतलब एक ऐसा एक्सपेंशन हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करता हूं 1/3 की, मान लो तो 1 को अगर 3 से डिवाइड करोगे, 1 को अगर 3 से डिवाइड करोगे, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं यहां पर, वैसे तो देखो बताने की जरूरत नहीं है, 10वीं के बच्चे हो आप लोग, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इवन ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने यहां पर ना एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हुए देखी है, जो इन जनरल आपको पता होता है कि ऐसा नहीं करते हैं, बट प्रैक्टिस करते हुए, और हो सकता है अभी भी कई लोग बैठ कर ये गलती कर रहे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। 1/3 का मतलब है 3 से 1 को डिवाइड करना, ना कि 1 से 3 को। ठीक है, और ये जानता हूं मैं, आप लोग जो भाई अच्छे हैवी ड्राइवर हो, तेज खिलाड़ी हो आप लोग, वो बोल रहे हो कि इस तरह क्या बता रहे हो सर, रहने दो, नहीं, बट कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको उल्टा करते हैं और यहां पर बैठे बैठे इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको ही बता दूं मैं, तो यहां पर 1/3 जो होता है वो क्या होता है, 0.3333 अप टू इंफिनिटी, ये चलता जाएगा और खत्म होगा ही नहीं, चलता जाएगा खत्म नहीं होगा। तो मतलब कौन सा हो गया, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 0.3 का बार। तो मैंने बोला कि भाई अगर आपने रैशनल नंबर की बात की है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी होगा। ठीक है, और ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अगर यहां पर सब कुछ p/q के फॉर्म में जिसको भी लिख रहे हैं उसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही आ गए हैं, तो इर्रेशनल नंबर के लिए क्या बचा, कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो इर्रेशनल होते हैं, तो भाई यहां पर जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स are numbers that cannot be represented in the form of p by q, where p and q are integers। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। अब कई लोग बोलते हैं, इसमें कई टीचर्स भी मुझसे बोलते हैं कि सर एक काफी हो गया ना, आप सिर्फ इतना बोल लेते हैं कि कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, तो ऑब्वियस हो गया ना कि p by q के फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते, तो ऐसे नंबर इर्रेशनल हो जाएंगे। भाई यहां पर बात ऐसी है
कि p बाई क्यू के फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते। किस केस में? जब p और q इंटीजर्स हो। अगर दो इर्रेशनल अपॉन इर्रेशनल के फॉर्म में लिख रहे हो तब तो इर्रेशनल नंबर बन रहा है ना p बाई क्यू के फॉर्म में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भाई किस फॉर्म में, किस p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जहां पर p और q दोनों कैसे होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, p और q यहां पर क्या है? इंटीजर्स। और इनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता होगा? तो भाई आपने पढ़ लिया कि टर्मिनेटिंग इनका सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता होगा, ये पूछ रहा हूं। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता होगा? तो आप लोगों ने यहां पर पढ़ा कि जो रैशनल नंबर्स थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग था, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा था तो रिपीट हो रहा था, बार बार एक ही नंबर या फिर एक ही पैटर्न। पैटर्न से मेरा क्या मतलब? अगर पैटर्न की बात करूं तो 1.213 213 213 ये रिपीट हो रहा है, डैश डैश डैश, तो उसको मैं लिख सकता हूं 1.213 का बार। तो यहां पर एक नंबर नहीं, यहां पर पैटर्न ऑफ अ नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब कि 213 213 213 213 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कैसा नंबर होगा? ये भी एक रैशनल नंबर होगा, मतलब ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी रैशनल है। तो अब इर्रेशनल के लिए क्या बचा? तो इर्रेशनल में ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा जो ना तो टर्मिनेट होगा, मतलब खत्म भी होने की बात नहीं कर रहा, और ना ही रिपीट होगा, रिपीट भी नहीं होगा। तो ना नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ठीक है, तो आपने क्या बोला? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ any irrational number is neither terminating nor repeating। नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ठीक है, तो मतलब कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है? तो आप यहां पर बोलोगे 1.23678917459231 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। यहां पर भाई कोई भी एक फिक्स नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स का एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। यहां पे इंडिविजुअल सारे नंबर्स अलग अलग कितने भी टाइम्स आए, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में आए जा रहे हैं, यहां पर कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये कैसा नंबर है? नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना तो ये खत्म हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स, कुछ खास एग्जांपल्स होते हैं इर्रेशनल नंबर के, पता है क्या? फटाक से बताओ, फटाक से। देखो, आप ना लिख नहीं पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि कौन टाइप करे, √2 √3 नहीं कर सकते, तो जहां पर आप बैठे हुए हो चिल्लाकर वहां पे बोलो √2 √3। कौन कौन से इर्रेशनल नंबर हो? जल्दी बोलो। और कौन सा सबसे फेमस, कौन सा रेशनल नंबर है? बताओ जल्दी से। सबसे फेमस किसकी बात सबसे ज्यादा की जाती है रेशनल नंबर में? उसको तो टाइप भी कर सकते हो, वो है पाई। ठीक है, तो भैया सारे जो भाई नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनको हम बोल सकते हैं कि वो कैसे होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, और सबसे बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो आज तक है इर्रेशनल नंबर्स में वो है पाई। ठीक है, वैसे √2 को भी बहुत टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना चाहिए था, इंसान की जान चली गई थी √2 को निकालने में। वीडियो देखा होगा ना आपने, आई बटन वाला जो अभी सजेस्ट कर रहा था, नहीं देखा तो वीडियो के बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लेना। ठीक है, अब पाई को मैंने बोला कि पाई जो होता है वो क्यों इर्रेशनल है? भाई बताओ क्यों इर्रेशनल है पाई? पाई अगर इर्रेशनल में बोल रहा हूं तो भाई यहां पर आप बोलोगे सर पाई कैसे इर्रेशनल हो सकता है? पाई को तो हम बोलते हैं कि पाई क्या है, जब भी किसी बच्चे से पूछो तो एक ही आंसर मिलता है, पाई है 22/7, या फिर पाई क्या है? तो पाई है 3.14। तो अगर मैं पाई को 22/7 बोल रहा हूं तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में है, और अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में आ गया तो ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, और पाई को अगर मैंने 3.14 बोला तो भैया 2 डिजिट के बाद तो क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, और टर्मिनेट हो गया तो ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो भाई यहां पर पाई अगर 22/7 और 3.14 है तो इर्रेशनल नहीं हो सकता। बट सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है कि ना तो पाई 22/7 है ना ही 3.14 है। पाई इज नीदर 22/7 नॉर 3.14। तो पाई क्या है? क्या है पाई? बताओ।
अगर 22/7 बनी है 3.14 बनी तो पाई क्या है और क्यों हम ये लेते हैं? तो पाई बेसिकली क्या है ना, अगर पाई को थोड़ा सा देखने जाएं तो भाई पाई जो होता है ये रेशो होता है सर्कल के सरकमफेरेंस एंड डायामीटर का। जब भी आप करोगे सर्कल का सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो तो वो पाई के इक्वल आएगा और वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। बट अब यहां पर सवाल उठता है कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का अगर रेशो भी हम बोल दें इसको, तो अगेन आपने रेशो बोल दिया और रेशो तो जहां पर होता है वो रेशनल हो जाता है। भाई रेशो जब इंटीजर अपॉन इंटीजर का होता है तब वो रैशनल होता है। लेकिन भैया यहां पर एक प्रैक्टिकली प्रूवन चीज है कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो भी रेशो है वो हमेशा इर्रेशनल आएगा, क्योंकि सरकमफेरेंस और डायमीटर में से एक वैल्यू हर बार इर्रेशनल ही होगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों कैसे हो, रैशनल हो, दोनों इंटीजर्स हो। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपके जो कैलकुलेशन है इससे कोसों दूर है, क्योंकि आज तक आपने सिर्फ यही पढ़ा है कि पाई 22/7 है। ठीक है, और सर्कल का एक फाइनाइट आपने निकलता हुआ सा सरकमफेरेंस और डायमीटर देखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि अगर आप बोल दो कि सर्कल का डायमीटर 14 है तो सरकमफेरेंस उसका निकल आएगा बड़े आसानी से। आप क्या बोलोगे, डायमीटर 14 22/7 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस, तो 2 × 22/7 इंटू आर, आर कितना हो जाएगा 7, कैंसिल कर दो, आ जाएगा 44। तो भाई ये तो भैया दोनों के दोनों कैसे आ गए, इंटीजर बाय इंटीजर। बट ये जो मैथ्स आपने की है, बल्कि जो हम सारी ही चीजें करते हैं पढ़ाई में, वो काफी रिलेटिव होती हैं और काफी अप्रोक्सीमेट होती हैं, कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं होती है। तो इसलिए हम 22/7 और 3.14 जो वो पाई की वैल्यू यूज करते हैं, क्योंकि ये काफी कुछ सेम है, पाई के नियर अबाउट वैल्यूज हैं। ठीक है, पाई के नियर अबाउट वैल्यूज है। देखो यहीं से सरकमफेरेंस का फॉर्मूला भी बन जाएगा अगर आप देखोगे यहां पर, तो c इज इक्वल टू क्या है, पाई डी हो जाएगा, पाई इंटू डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है, तो 2r, तो ये क्या हो गया 2 पाई r। ठीक है, अब अगर आपसे मैं बोलूं यहां पर कि भाई अपना जो सरकमफेरेंस है वो 2 पाई आर आ गया, ठीक है, लेकिन इसमें पाई की वैल्यू हम 3.14 और 22/7 क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या है, नियर अबाउट वैल्यूज या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, किसकी, पाई की, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ पाई। ठीक है, और अगर आप 22/7 को डिवाइड करके देखोगे, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 3.14, सिर्फ ये दो जो नंबर्स हैं डेसिमल के बाद वहीं तक पाई के समान होता है, बाकी उसके बाद ये पाई से अलग होने लगता है, टोटली डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो समथिंग 3.414592 ऐसा कुछ आती है, और 3.14 तक बस ये क्या है, जो क्या बोलते हैं 141592, सॉरी 3.14 तक ही बस क्या है, जो 22/7 है वो पाई के एक्यूरेट होता है, एग्जैक्ट मैच करता है, उसके बाद डिफरेंट होता है, और डेसिमल के बाद 6 डिजिट के बाद ये रिपीट होने लगता है। तो 22/7 को भी आप डिवाइड करके देख लो, ये मेरा सजेशन होगा अभी के अभी। ठीक है, अब सबसे पहली बार, अच्छा पाई का ना कंपटीशन होता है, याद रखना हमेशा, पाई की वैल्यू 1000 तक, 1000 मतलब डेसिमल के बाद 1000 प्लेसेस तक, मिलियन प्लेसेस तक लोग निकालते जाते हैं, रिकॉर्ड बनता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड एक के बाद एक। ठीक है, पाई का कंपटीशन हो, लेकिन सबसे पहली बार 5 डिजिट्स तक, डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स तक आर्यभट्ट जी ने, जो अपने आके सबसे महान मैथमेटिशियंस में से एक हैं, उन्होंने सबसे पहले एक्यूरेट वैल्यू बताई थी पाई की। बट आज आप उनसे भी बड़े मैथमेटिशियन साबित हो सकते हो। कैसे? आप डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक बता सकते हो। कैसे? बस सिंपल सा एक मैजिक फॉर्मूला आपको बोलना है। कौन सा? आपको बोलना है हाउ आई विश आई कुड कैलकुलेट पाई। यहां पर मैं बोलूंगा 3 जो है, हाउ जो इसमें कितने लेटर्स आ रहे हैं, तो 3, इसके बाद डेसिमल लगाओ, 1, विश में 4, देन 1, कुड में 5, देन 9, देन 2। आपने डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक इसकी वैल्यू बता दी। ये हुआ आपका पाई की वैल्यू। इसके बाद इनफाइनाइट तक ये चलते जाती है, और इसको देख लेना 22/7 जो है यहां से ही डिफरेंट आ जाएगा। तो ये जो दो नंबर है 22/7 और 3.14 हमारे कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं, वरना हम नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा पाई क्या है, तो मत बोलना 22/7 है, 3.14 है, ये भी मत बोलना। आप क्या बोलोगे, पाई क्या है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो है, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 और 22/7 होती है। ठीक है, चलो
तो रैशनल नंबर क्लियर है, इरेशनल नंबर क्लियर है, इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स क्लियर है, पाई क्या होता है ये भी क्लियर है। आते हैं मुद्दे की बात पर। तो अब यहां पर एक थ्योरम जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी थ्योरम के सहारे आपको प्रूव करना है क्या, किसी भी नंबर को इरेशनल, प्रूविंग √2 एज इरेशनल, √3 एज इरेशनल, ये सारी चीजें आपको अब करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको पढ़ते हैं हम, ठीक है। क्या बोल रहा है, लेट p बी अ प्राइम नंबर। याद रखना यहां पर p को क्या बोला जा रहा है, प्राइम नंबर। p एक प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, और p क्या करता है, p जो है वो क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। अगर कोई प्राइम नंबर किसी एक नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा, ऐसा कहना है इस थ्योरम का। अब थ्योरम है तो कुछ ना कुछ प्रूफ तो होगा, ठीक है। p कौन सा नंबर है, p एक प्राइम नंबर है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब मैं यहां पर बोलता हूं कि अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपने देखा होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी होगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है कि भाई एनी कॉम्पोजिट नंबर can be represented in the form of product of prime numbers, and this representation is unique for every number except the order in which they occur, है ना। मतलब हर एक कॉम्पोजिट नंबर जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हर एक नंबर का जो फंडामेंटल ब्लॉक है किससे मल्टीप्लीकेशन से बना है, तो प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन से बना है, ठीक है। इसलिए उसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि भैया p डिवाइड्स a एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर की बात हो रही है, मतलब a का फैक्टर होगा p, तो a जो है वो तो एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। मैं बोलता हूं अगर a का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो a के प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। मैं बोलता हूं लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a b, a का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या हो जाएगा, तो बोलता हूं भाई a का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ भी एक नंबर होता है, p1 इंटू p2 इंटू p3 डैश 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 इंटू बीच में एक नंबर p आ रहा है, फिर डैश 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 अप टू pn। मतलब n प्राइम फैक्टर्स होंगे इसके, ठीक है। सबको मैंने यहां पर लिस्ट कर दिया। p भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं a स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो भाई इन्हीं को तो दो बार लिखोगे आप, इन्हीं को दो बार लिखोगे, मतलब आप क्या बोलोगे, p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डैश 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 pn इंटू सॉरी p इंटू डैश 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 pn। और इसका क्या, इसको मैं एक और बार मल्टीप्लाई करूंगा, p1 इंटू a स्क्वायर को मैं a इंटू a बोल सकता हूं ना, ठीक है। तो p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डैश 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 इंटू p इंटू pn, ये मतलब अगर देखा जाए तो a स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, वो p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डैश 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 बीच में p एक नंबर है अप टू pn के नंबर्स का स्क्वायर। यानी कि यहां पर आपको साफ समझ में आ रहा है कि जो प्राइम फैक्टर्स a के होंगे वही प्राइम फैक्टर्स a स्क्वायर के भी होंगे, बस यहां पर डिफरेंस क्या होगा कि भाई इन सारे नंबर्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहां पर आप बोल सकते हो a स्क्वायर क्या हो रहा है, तो p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर इंटू p स्क्वायर इंटू डैश 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 pn स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि a स्क्वायर जो है उसके इतने सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, इन्हीं प्राइम फैक्टर्स में से एक कौन है, इंटू p, मतलब ये जो p है ये एक नंबर है जो कि किसको, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब अगर उल्टा मैं देखना चालू करूं और आपको समझाऊं यहां पर कि भाई मैंने लिखा a स्क्वायर जो है वो a इंटू a है। अब a इंटू a मतलब a के सारे प्राइम फैक्टर्स इंटू a के सारे प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर a के ही सारे प्राइम फैक्टर्स दो बार आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि यहां पर मैं ये बोल सकता हूं साफ साफ कि भाई जो भी a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो एक्चुअल में a के ही प्राइम फैक्टर्स होंगे,
ठीक है, अगर यूनिक प्राइम फैक्टर्स की बात की जाए तो सिर्फ ए वाले जो प्राइम फैक्टर्स हैं वही ए स्क्वायर में भी आएंगे, बस उन प्राइम फैक्टर्स की पावर्स चेंज हो जाएंगी, बस उन प्राइम फैक्टर्स की पावर्स चेंज हो जाएंगी। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई नंबर पी जो है, पी स्क्वायर को पी इंटू पी में लिख दिया था ना मैंने, तो अगर कोई नंबर पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो एक्चुअल में ए के प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आया होगा और वो ए को भी डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, इसलिए इस बात को याद रखना हमेशा कि भाई अगर हम यहां पर बोलते हैं कि कोई नंबर p जो कि एक प्राइम नंबर है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर आपको? जैसे मैं अगर बात करता हूं यहां पर, इसको लिखना तो लिख लो जल्दी से। ठीक है, ये जो प्रूफ्स हैं जनरली कोई बताता है नहीं, सब स्किप कर जाते हैं, बट आप यहां पर समझ सकते हो इन सारी चीजों को। और ये जो थ्योरम है ये तो आपको याद रखनी ही है हमेशा। चलो, तो अब यहां पर अगर मैं बोलता आपसे कि भाई एक 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, तो मैं अगर बोलता हूं कि 2 डिवाइड्स 16, तो क्या 2 जो है वो 4 को डिवाइड करेगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल भाई, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकालोगे तो 2 8 2 4 2 2 2 1, और 4 का निकालोगे तो 4 भी क्या है, 2 को डिवाइड करते ही करता है, सॉरी 2 से डिवाइड होता ही है वो, 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करता है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर से केस में क्या है, ये चीज ये वैलिड है, 2 जो है वो प्राइम नंबर है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं यहां पर कि 3 जो है वो 81 को डिवाइड करता है, तो 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड, तो ऑब्वियस है भैया ये कि अगर 81 को 3 डिवाइड कर रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर देख लो उसको, ठीक है, उसका, और 9 को भी 3 डिवाइड कर रहा होगा। तो भाई यही थ्योरम कहती है अपनी कि अगर कोई नंबर p जो है वो प्राइम नंबर है और वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके रूट को भी वो डिवाइड करेगा। अब इसी थ्योरम को यूज करके हम सारे नंबर्स को इर्रेशनल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले किसको करेंगे, जल्दी बताओ किसको करेंगे? √2 को। ठीक है, √2 को सबसे पहले इर्रेशनल नंबर हम प्रूव करेंगे। तो भाई क्या करते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें क्या आना चाहिए, तो यहां पर आपको एक टाइप के जो नंबर्स होते थे को प्राइम नंबर्स, वो पता होना चाहिए। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है सिर्फ 1 होता है, सिर्फ 1 ही उनका कॉमन फैक्टर होता है। जब भी हम किसी फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म्स में लेकर आते हैं तो वो 2 को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में होता है। क्या बोल रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल दूंगा ना, काय को टेंशन ले रहा हूं, अभी समझ में आएगा। देखो, जैसे मैं बोलता हूं यहां पर आपके पास नंबर है 14/16, मैं बोलूंगा इसको लोवेस्ट टर्म्स में लेकर आओ, तो आप क्या बोलोगे? सर 2 से कट कर दो, कैंसिल कर दो, 2 से, कई लोग तो भी बोलते हैं कट आउट कर दो मतलब कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मतलब तो एक ही है कि क्या करना भाई, 2 से डिवाइड करना है ऊपर और नीचे दोनों साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7/8। ठीक है, 7 और 8 कैसे नंबर्स है? अगर मैं इसको लोवेस्ट टर्म बोलूं तो लोवेस्ट टर्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे ज्यादा ये कैंसिल आउट और नहीं हो सकता किसी भी नंबर से, क्योंकि इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़कर, इसलिए लोवेस्ट टर्म्स में आ गए। ये दोनों कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर्स हैं। अब क्या है ये पूरी गुत्थी और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, √2 को प्रूव करने के लिए हम यहां पर देख लेंगे। ठीक है, तो √2 या √3 या किसी भी ऐसे नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना है तो इसमें हमको खुद को ही झूठा साबित करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि हम खुद बोलेंगे एक चीज और लास्ट में उसको क्या कर देंगे, कॉन्ट्रडिक्ट। तो यहां पर जो प्रूफ होता है तो आप बोलोगे प्रूफ बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। किस मेथड से प्रूव कर रहे हो आप यहां पर? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, हम किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक स्टेटमेंट दे देते हैं, मतलब स्टार्ट करने से पहले तो नहीं दे सकते, ऑब्वियस सी बात है, स्टार्ट करने के जस्ट बाद एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, एंड देन हम उस क्वेश्चन को उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, एंड देन लास्ट में इस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि भाई जो हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दिया था वो गलत था, इसलिए भैया ये गलत था तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, हमें प्रूव करना है कि √2 क्या है, इर्रेशनल है, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, हम शुरुआत करेंगे कि लेट √2 बी रैशनल, इसके जस्ट उल्टे से, क्योंकि उसको हमें झूठ प्रूव करना है। ठीक है, तो हम बोलते हैं लेट
रूट टू बी अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो उसको मैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो मैं लिख देता हूं रूट टू को भाई, क्योंकि रैशनल नंबर है मैंने लिख दिया p अपॉन क्यू के फॉर्म में। और चलो मैंने मान लिया कि p और q वैसे तो ये लोवेस्ट टर्म्स में ही होते हैं, बट कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हो सकता है लोवेस्ट टर्म्स में ना हो, ये लोवेस्ट टर्म्स में लेकर आ जाओ, को प्राइम ना हो, ये वैसे तो को प्राइम ही होंगे, ठीक है। लेकिन चलो मैंने मान लिया ये लोवेस्ट टर्म्स में नहीं थे और मैंने किसी एक नंबर से कैंसिल आउट करा इनको, और इनको कैंसिल करने के बाद इसको मैं क्या कर दिया, ए अपॉन बी के फॉर्म में, ठीक है। मैंने बोला रूट टू इज इक्वल्स टू ए बाय बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ए एंड बी को क्या बोल दिया मैंने? को प्राइम नंबर्स। ए एंड बी को प्राइम है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ये कैसे हैं? को प्राइम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से आप अपने आप को झूठा साबित करोगे। अब आपने क्या बोला? ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख तो दिया है, चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, इस बी को यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट टू बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए। अब मैं बोलता हूं रूट हटाओ यार, रूट देखने में मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा है, यहां पर जबरन दिमाग खराब करता। तो मैंने बोला स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया? स्क्वायर करे ताकि रूट निपट जाए। तो रूट निपटाने के लिए स्क्वायर किया, तो रूट तो हट गया यहां से, लेकिन बी का स्क्वायर हो गया और ए का भी स्क्वायर हो गया, ए का भी स्क्वायर हो गया। अब मैंने यहां पर बोला कि मैंने लिखा टू में किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन करने पर ए स्क्वायर मिल रहा है। टू इंटू समथिंग इज ए स्क्वायर। टू इंटू समथिंग का क्या मतलब हुआ? अगर मैं टू की टेबल लिखता मान लो, तो कैसे लिखते हैं? टू इंटू वन टू होता है, टू इंटू थ्री सिक्स होता है, टू इंटू सेवन 14 होता है। टू में किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन करके अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो वो टू से डिविजिबल है। ये बात समझ में आ रही है ना? टू में अगर किसी भी चीज का मल्टीप्लीकेशन करना है और किसी नंबर पे हम पहुंच रहे हैं, मतलब वो टू की टेबल में आता होगा, यानी वो टू से डिविजिबल है। तो यहां पर आप क्या बोल रहे हो? अगर आपने यहां पर ए स्क्वायर को ऐसा लिख दिया कि टू इंटू समथिंग ए स्क्वायर होता है, वो समथिंग यहां पर बी स्क्वायर है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने लिख दिया कि टू इंटू समथिंग इज ए स्क्वायर, तो आप बोलोगे देयरफॉर टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। टू जो है वो ए स्क्वायर को क्या करता है? डिवाइड करता है। टू ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। टू कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। और अभी इससे जस्ट पहले आपने थ्योरम में देखा कि भैया अगर टू जो है वो एक प्राइम नंबर है, मतलब कोई भी एक प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा। तो टू अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो टू जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। इस चीज को एक और बार समझते हैं, ठीक है? क्या बोला मैंने? यहां तक तो समझ में आया? रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रूट टू बी इज इक्वल टू ए हो गया, ठीक है। अब मैंने रूट को हटाया क्योंकि टेंशन देता है, जबरदस्ती अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो गया। यहां पर टू में किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन करने पर ए स्क्वायर मिल रहा है, मतलब ये जो ए स्क्वायर है ये टू का मल्टीपल है, टू के टेबल में आ रहा होगा। टू में किसी का मल्टीप्लीकेशन करके ए स्क्वायर पे पहुंच रहे हो तो टू के टेबल में ए स्क्वायर आ रहा होगा, यानी टू जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ये साइन होता है टू डिवाइड्स ए स्क्वायर का। अब क्योंकि टू एक प्राइम नंबर है और इससे पहले वाले थ्योरम में हमने ये प्रूव किया है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उसके रूट को भी डिवाइड करेगा। तो टू डिवाइड्स ए स्क्वायर देन टू डिवाइड्स ए ऑल्सो। क्लियर है? अब टू अगर ए को डिवाइड करता है, ठीक है, तो आप यहां से क्या बोल सकते हो? टू अगर ए को डिवाइड करता है मतलब ए जो है वो टू के टेबल में आ रहा होगा, मतलब कि टू में अगर मैं किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन करूं तो मुझे ए मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? जैसे मैं बोलता हूं 20 टू के टेबल में आता है तो टू में 10 का मल्टीप्लीकेशन करने में 20 मिल जाएगा। 36 टू के टेबल में आता है तो टू में 18 का मल्टीप्लीकेशन करने में 36 मिल जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला ए अगर टू के टेबल में आता है तो टू में किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन करने में मुझे ए मिल जाएगा। तो यहां पर आपने बोला लेट ए इज इक्वल्स टू 2c। अब क्योंकि a की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम c एक कांस्टेंट ऐसा नंबर बोल देते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर, टू में मल्टीप्लिकेशन करने पर a आ रहा होगा, ठीक है। तो a अगर 2c है, ठीक है, a अगर 2c है और मैं यहां पर बोलता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो भाई a स्क्वायर हो जाएगा 2c का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4 c स्क्वायर,
अब ए स्क्वायर मुझे यहां पर भी दिख रहा था, ए स्क्वायर की एक वैल्यू थी भैया, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं और इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। मैं बोलता हूं भाई ए स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठाकर सेकंड में पुट कर देता हूं, तो मैं बोल देता हूं भाई पुटिंग ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। तो भाई ए स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर रख दिया, ये आ गया 4c स्क्वायर के इक्वल, 2 से ये 2 कैंसिल मतलब 4 कैंसिल, तो b स्क्वायर आ गया 2c स्क्वायर के इक्वल। मतलब यहां पर क्या दिख रहा है कि 2 में किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें b स्क्वायर भी मिल जा रहा है। 2 इंटू समथिंग 2 इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। तो क्या समझ रहे हो इससे? तो आप समझ रहे हो कि 2 में अगर मल्टीप्लिकेशन करने पे किसी चीज का बी स्क्वायर आ रहा है तो 2 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड करता है भाई। 2 के टेबल में बी स्क्वायर आता है, और अगर 2 के टेबल में बी स्क्वायर आता है तो 2 के टेबल में बी भी आएगा भाई। इससे पहले हमने प्रूव किया थ्योरम में कि 2 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा। अब यहां से कहानी पूरी चेंज हो जाती है और सवाल बोलेगा एकदम से आपने वक्त बदल दिया और जज्बात बदल दिए। क्यों? क्योंकि जो आप लेकर चल रहे थे लास्ट में ट्विस्ट लाकर उसी को गलत प्रूफ कर दिया। आपने क्या लिया था शुरुआत में? शुरुआत में लिया था ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी को प्राइम है, मतलब कि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। बट यहां पर क्या आ रहा है कि 2 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो बोलोगे आप देयरफॉर 2 is a common factor of A and B, therefore A and B are not co-prime। भाई क्या आ गया समझ में कि भाई 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है ए और बी का, और ए और बी को प्राइम नहीं है, तो भाई जो हमने शुरुआत करी वही गड़बड़ हो गई। तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर this contradicts our fact that root 2 is rational, hence root 2 is irrational number। ठीक है, आपने क्या बोला कि भाई ये हमारे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि रूट 2 क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा, इसलिए रूट 2 क्या हुआ? एक इररेशनल नंबर हुआ। क्लियर है बात? तो क्या किया इस क्वेश्चन में हमने? सबसे पहले हमको बोला गया था कि रूट 2 को इररेशनल प्रूव करना, तो हमने बोला ठीक है इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। हम शुरुआत में बोलेंगे कि रूट 2 जो है वो क्या है? रैशनल है। तो आपने रूट 2 को रैशनल बोला, रूट 2 हो गया पी अपॉन क्यू के इक्वल, जिसको हमने बोला कि चलो भाई लोवेस्ट टर्म्स में करके ए अपॉन बी के फॉर्म में आ रहा है ये। ठीक है, अब रूट 2 को मैं ए बाय बी बोल दिया, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, अब मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर हो गया। ठीक है, मैंने बोला 2 इंटू समथिंग करने पर 2 में का किसी में मल्टीप्लिकेशन करने पर, किसी का मतलब यहां पर b स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन करने पर a स्क्वायर आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो भाई a स्क्वायर जो है वो 2 के टेबल में आता है, मतलब 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर ऐसा है तो भाई 2 एक क्योंकि प्राइम नंबर है इसलिए वो उसके रूट को भी डिवाइड कर रहा होगा, 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। a को मैंने 2c रख दिया, स्क्वायर किया दोनों साइड, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर मतलब कि 4c स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठाकर ए स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर यहां पर पुट कर दी, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर हुआ, 2 और 4 कैंसिल आउट हुए, तो b स्क्वायर की वैल्यू 2c स्क्वायर के इक्वल आई। मतलब 2 में c स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करने पर b स्क्वायर भी मिल रहा है, यानी भाई 2b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी कर रहा होगा डिवाइड, 2a को भी करता है b को भी करता है, मतलब 2 कॉमन फैक्टर है, यानी a और b को प्राइम नहीं है, जो कि हमने शुरुआत में लिया था, मतलब रूट 2 रैशनल नहीं है। कैसा होगा? इररेशनल। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो जल्दी से, मत लिया करो स्क्रीनशॉट, पॉज करके खुद लिखा करो, खुद लिखोगे चीज समझ में आएंगी। ठीक है, चलो तो अब ये क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 3 इज इररेशनल, और ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम वे में जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया आपने, एग्जैक्ट सेम वे में आप लोग कर सकते हो। जहां जहां उस क्वेश्चन में रूट 2 है वहां पर रूट 3 रखना, जहां पर 2 है वहां पर 3 रखना, जहां पर 4 है वहां पर 9 रखना। रखना क्या मतलब? रटना थोड़ी है, इसको करने के देखो ना एक बार खुद से, नहीं बनेगा तो फिर मैं हूं ना, सारी चीज समझाऊंगा। और हाँ, हमेशा याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके लिए 24 क्रॉस डाउट सेशन है, यहां पर जब चाहे जैसा चाहे आप डाउट पूछ सकते हो।
हमको लगेगा अगर कि भैया वो डाउट वीडियो बनाने लायक है तो उस पर वीडियो बना देंगे, नहीं तो इंडिविजुअली हर एक का रिप्लाई करके आपको आंसर जरूर देंगे। और अगर इंस्टाग्राम वगैरह पे जुड़ना तो वहां पे भी जुड़ जाओ, डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बैठा हूं आप लोगों के लिए, जो जो पूछना सब पूछो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, असाइनमेंट क्वेश्चन है, इसको करो, नहीं बनता है तो पूछ लो, वैसे तो बन जाएगा यार, इसमें कुछ है ही नहीं। तो नेक्स्ट क्या है, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल। अब यार ये 2-3 का जो पेयर होता है ना, उसमें हमेशा याद रखना, अगर 5 माइनस रूट 3 को आपको इर्रेशनल प्रूव करना है ना, तो यहां पर पूरे को हम शुरुआत में क्या करके चलेंगे, रैशनल लेकर चलेंगे, ठीक है। एंड देन हम सिर्फ इर्रेशनल वाले पार्ट को एक साइड बचाएंगे, बाकी सबको उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे। एंड देन इर्रेशनल वाला जो पार्ट है ना, उसको इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में लाकर दिखाएंगे और बोलेंगे क्योंकि भैया ये जो रूट 3 है, जो कि ऑब्वियसली इर्रेशनल है, ये इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हमने जो शुरुआत में हमने जो चीज सोची थी, सपोजिशन जो था हमारा, वो गलत था, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया तो मैं बता रहा हूँ, बताऊंगा यार, मत टेंशन लो, अब भी बता रहा हूँ, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों परेशानी, मैं हूं ना। चलो, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहां पर लेट 5 माइनस रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। अब जो जो मैंने बोला था ना, उसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। जैसे जैसे मैं स्टेप्स में आगे बढ़ूंगा, आप उन बातों को रिकॉल करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला था। क्लियर है? चलो, तो 5 माइनस रूट 3 रैशनल नंबर। तो 5 माइनस रूट 3 को आप बोलोगे लेट ये किसके बराबर हो गया, a अपॉन बी के, जहां पर a और b क्या है, इंटीजर्स है, b इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। हर जगह ये जरूर लिख देना भाई, where p and q are integers, q is not equal to 0, where a and b are integers, b is not equal to 0, ये सारी चीजें लिख देना, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इर्रेशनल वाले पार्ट को एक साइड बचाओ, बाकी सबको उधर ट्रांसपोज कर दो। यहां पर रूट 3 जो माइनस में है ना, इसको मैं उस साइड भेज देता हूं, चलो a बाय बी को इधर ले आता हूं, सबको एक साइड कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को माइनस हटाना है यहां का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये हो जाएगा 5 माइनस a अपॉन बी इज इक्वल्स टू रूट 3, ठीक है। या इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, रूट 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस a अपॉन बी। अब x इक्वल्स टू y बोलो या y इक्वल्स टू x बोलो, बात तो एक ही होती है ना। तो भैया 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू रूट 3 बोलो या रूट 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस a बाई बी बोलो, बात एक ही है। कई लोगों को इसमें भी डाउट होती है, इसलिए मैं ये भी समझा देता हूं भाई कि इक्वल के आजू बाजू आप चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब x इक्वल्स टू y या फिर y इक्वल्स टू x, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बोला, माइनस रूट 3 को वहां भेजे तो प्लस का रूट 3 हो गया, a बाई बी को यहां भेजे तो माइनस का a बाई बी हो गया, ठीक है। अब आपने रूट 3 को यहां लिख दिया है, 5 माइनस ए बी को उधर लिख दिया है। अब मैं वहां पर थोड़ा सा एलसीएम लेकर सॉल्व करता हूं, हो जाएगा 5b माइनस ए अपॉन बी। तो रूट 3 को आपने 5b माइनस ए अपॉन बी लिख दिया, ठीक है। बट वी नो दैट फाइव इज एन इंटीजर, 5 a एंड b सबको लिख देता हूं ना, 5 a एंड b आर इंटीजर्स। और इंटीजर अपॉन इंटीजर भी भाई रैशनल नंबर ही होता है, आपको पता है, ठीक है। 5b माइनस a, अगर इंटीजर से इंटीजर को माइनस करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। तो आपने बोला देयरफॉर 5b माइनस a इज ऑल्सो एन इंटीजर and 5b minus a upon b is a rational number। अब एक बात यहां पर याद रखना, अगर रूट 2, रूट 3, रूट p ऐसा अकेले प्रूव करने को आता है इर्रेशनल, तब आपको इससे पहले वाली मेथड जो मैंने बताई वो करनी पड़ेगी पूरी की पूरी। बट अगर ये किसी के साथ कॉम्बिनेशन में आता ना, तो वो क्वेश्चन देखने में भले टफ लगे, लेकिन एक्चुअल में इजी होता है, ठीक है। क्यों इजी होता है, क्योंकि यहां पर इस रूट 3 को इर्रेशनल नहीं प्रूव करना, उतनी सारी स्टेप्स बच गई। ये लोग ये ऑब्वियसली मानकर चलते हैं कि रूट के अंदर वाला जो टर्म है, रूट 3 है, रूट 7 है, रूट 2 है, कुछ भी है, वो इर्रेशनल है, ठीक है। तो हमको बस क्या करना होता, तो हमको यहां पर इस रूट 3 को इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लेकर आकर दिखाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में उसको दिखा दिया, तब फिर आप बोल सकते हो भाई कि भाई क्योंकि रूट 3 क्या है, इर्रेशनल है, तो वो इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में नहीं आ सकता। और अगर आ रहा है, मतलब शुरुआत में ही आपने कुछ गलती की हो गई, मतलब आपका जो सपोजिशन था वो क्या था, रॉन्ग था। यानी कि ये आपके फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि 5 माइनस रूट 3 एक रैशनल है, वो इर्रेशनल होगा, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया,
√3 को इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लेकर आया, आपने यहां पर बोला भाई ये पूरा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, बट वी नो दैट √3 इज irrational, therefore √3 क्या है, irrational है, therefore our supposition was wrong. ठीक है, hence 5 minus √3 is irrational. मतलब कि हमने जो सपोज किया था, हमने जो लेट किया था कि भाई 5 माइनस √3 रैशनल होगा, वो गलत हो गया, क्योंकि जब हमने a बाय b के फॉर्म में उसको लिखा तो √3 जो है वो भी इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में एक रैशनल के फॉर्म में आ गया, जो कि गलत हो गया, क्योंकि √3 एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो मतलब शुरुआत ही गलत थी, 5 माइनस √3 भी एक इर्रेशनल ही होगा, रैशनल नहीं हो सकता। क्लियर है बात? चलो क्लियर करके नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो 3√2 इज इर्रेशनल। अब यार इसमें मैं कुछ बताने नहीं वाला हूं, बहुत जल्दी इसको सॉल्व करने वाले हैं एकदम एक्सप्रेस वे में, आप लोग खुद समझना कि ये सही है कि गलत है कि कैसा है। ठीक है, मैंने बोला लेट 3√2 बी रैशनल, इसको मैं लिख सकता हूं 3√2 इज इक्वल्स टू a बाय b, मैं लिख सकता हूं √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 3b। a अपॉन 3b क्या है, क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, हमने शुरुआत में बोल दिया है, यहीं पर बोल देना a एंड b आर इंटीजर्स और 3b इंटीजर्स है, तो आप बोलोगे बट a by 3b is rational, a by 3b is rational but √2 is irrational. This contradicts our fact that 3√2 is rational. तो बात समझ में आई आप लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहां पर क्या किया था भाई, अब इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस वे में इसलिए किया क्योंकि इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हो आप, है ना। तो हमने यहां पर क्या बोला कि लेट भाई, आप बोलते 3√2 कैसा होगा, रैशनल होगा। अगर 3√2 रैशनल होगा तो भाई आ रहे हो क्या होता है, आओगे? हाँ, अरे वीडियो चल रहा है, आओगे? फुटेज चाहिए रहती है इन लोगों को, ठीक है। तुम बोला आ जाओ भाई, नहीं आ रहे ठीक है, डर जाते बेचारे एकदम से, है ना। आना है क्या, नहीं आना चलो, तो मैंने क्या बोला, लेट 3√2 बी रैशनल। ठीक है, अब 3√2 को अगर मैंने रैशनल बोल दिया तो उसको a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर a और b इंटीजर्स हैं एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब मैंने क्या किया, 3 को नीचे भेज दिया, 3 तो इंटीजर्स होते ही है, a और b भी इंटीजर्स हैं, तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में आ गया, मतलब कि ये रैशनल नंबर हो गया। बट √2 तो इर्रेशनल होता है ना, हमने प्रूव किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में यही तो मजा है, इर्रेशनल प्रूव ही नहीं करना, जो चल रहा है चलने देना है। सिर्फ क्या बोलना है लास्ट में कि √2 जो है वो इर्रेशनल है, हमें मालूम है, तुम्हें मालूम है, तुम्हें मतलब जो चेक कर रहा है उनको, तो आप बोलो उनको, तुम्हें क्यों बोल रहा हो बेचारे को, बड़ा होगा वो, ठीक है, इज्जत दोगे तभी नंबर मिलेगा, ठीक है। उनको मालूम है कि क्या है ये इर्रेशनल नंबर है, यहां पर प्रूव करना नहीं होता है आपको, तो आपने लास्ट में बोल दिया कि भाई a बाय 3b रेशनल है बट √2 जो है वो इर्रेशनल होता है, तो भाई जो आपका सपोजिशन था शुरुआत का वो रॉन्ग था, ये दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर फैक्ट दैट 3 बाय √2 इज रैशनल, देयरफॉर 3 बाय √2 इज इर्रेशनल। बातें क्लियर हैं, खत्म करें इसको। तो इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इससे रिलेटेड बन चुके हैं और सारे जो एग्जाम्पल्स हैं आपने वो भी कर लिए हैं सॉल्व। अब बचा क्या है, तो एक्सरसाइज, ठीक है, ये वाली नहीं, एनसीईआरटी वाली, वो करेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एनसीईआरटी की वो एक्सरसाइज लेकर आऊंगा और उसके बाद जब चैप्टर खत्म होने वाला होगा तो उससे पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा, जिनसे पेपर में आने की पूरी संभावनाएं होंगी। तो अभी से हम एग्जाम रिलेटेड फोकस करते हुए पढ़ाई और स्टडी करने वाले हैं। पढ़ाई और स्टडी एक ही बात होती है, प्रिपरेशन की बात कर रहा था वैसे मैं, ठीक है। चलो तो भाई खत्म करते हैं इस वीडियो को। आपको मालूम है कि स्टेप अप एकेडमी में हमें यहाँ पर 9 to 12 सारे ही सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिल जाती हैं, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है आपको। जितने भी आपके रिलेटिव्स होंगे सबको आप बताओ कि स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, सारे फ्रेंड्स तक बात पहुँचाओ। अच्छे लग रहे हैं अगर वीडियो तो इसको लाइक भी कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो और शेयर करो सबके साथ, ठीक है। और सारे कोर्सेज जो है हमारे यहाँ मिल जाते हैं, आपको पता है, अलग अलग चैनल्स भी, उनको भी फॉलो कर लीजिए। और क्योंकि आप वीडियो में शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहे, इसके लिए
धन्यवाद आपका, थैंक यू बहुत बहुत स्टेप अप एकेडमी की तरफ से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।